जापान दुनिया की सबसे स्लिम कंट्री है, जहाँ का ओबेसिटी रेट सिर्फ 4% है। बिना जिम, बिना डाइट, बिना कैलोरी काउंट करे ये लोग इतने दुबले पतले कैसे रह लेते हैं? वहीं इंडिया में हर 4 में से एक इंसान मोटापे से परेशान है। आप जिम जाते हो, डाइट फॉलो करते हो, प्रोटीन कार्ब्स नाप के खाते हो, कैलोरीज भी काउंट करते हो, पर कुछ टाइम के बाद वेट फिर वापस आ जाता है। इसमें आपकी गलती नहीं है। लगभग 95% डाइट्स लॉन्ग टर्म में फेल हो ही जाती हैं। इसीलिए नहीं क्योंकि आप लेजी हो या डिसिप्लिन नहीं रह पाते, बल्कि इसलिए क्योंकि बॉडी आपके खिलाफ काम करने लगती है। जैसे ही आप वेट लूज करते हो, मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है और भूख बढ़ाने वाले हार्मोन्स जैसे कि ग्लेरीन और लेप्टिन एक्टिवेट हो जाते हैं। आपकी बॉडी को एस्थेटिक शेप से कोई लेना देना नहीं है, उसे बस सरवाइव करना है। लेकिन जापानी लोगों की बॉडी लगता है अलग मटेरियल से ही बनी है। वहाँ के लोग रोज राइस खाते हैं, नूडल्स खाते हैं, स्नैक्स भी खाते हैं, फिर भी मोटे नहीं होते। उनके जेनेटिक्स भी हम इंडियन से ज़्यादा अलग नहीं है। वहाँ के लोग ज़्यादा एक्सरसाइज भी नहीं करते हैं, बल्कि जापान में सिर्फ 3% लोग ही जिम मेंबरशिप लेते हैं। तो ऐसा क्या पता है जापानियों को जो हम नहीं जानते? जवाब है उनके जीने का तरीका। कुछ छोटी छोटी आदतें जो उनके हेल्थ पे सबसे बड़ा इम्पैक्ट डालती हैं। इस वीडियो में हम 9 ऐसी साइंस बैक्ड जापानीज टेक्निक्स देखेंगे, जिससे आप बिना अपने बॉडी को तकलीफ में डाले नेचुरली स्लिम ट्रिम से हेल्दी बॉडी बिल्ड कर पाओगे। नंबर 1, ट्रेन टेस्ट बड्स अर्ली। जापान में लोगों का टेस्ट बचपन से ही अलग तरीके से ट्रेन होता है। हमारे यहाँ जैसे उनको बचपन से ही मैगी, चिप्स और कोल्ड ड्रिंक्स की आदत नहीं लगवाई जाती। जापान के स्कूल लंचेस में यह सब चीजें नहीं होती। हर लंच न्यूट्रिशन से भरपूर होता है। इसका रिजल्ट यह होता है कि बच्चे प्रोसेस्ड फूड और ज्यादा शुगर की आदत ही नहीं डालते। इसीलिए जापान में लोग हेल्दी खाना जबरदस्ती नहीं खाते, उन्हें जेन्युइनली अच्छा लगता है क्योंकि उन्हें आदत है। साइंस कहती है कि टेस्ट भी एक हैबिट होनी चाहिए, और जैसे बाकी हैबिट्स हैं, इसको भी रीट्रेन किया जा सकता है, चाहे आप किसी भी एज के हों। आपको कल से पूरी डाइट चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। बस एक चीज़ करो, कोई एक फ्रूट या सब्जी जो आपको पता है कि वह हेल्दी है, बस आपको उसका टेस्ट नहीं पसंद, उसे हर दिन या हर हफ्ते अपनी डाइट में ऐड कर दो। नंबर 2, हेल्दी कन्वीनियंस। लेकिन टेस्ट बदलने के बाद भी एक प्रॉब्लम रहती है। हेल्दी फूड अगर इजीली अवेलेबल ना हो तो आदत टूट जाती है। इसीलिए आती है हैबिट नंबर 2। जापान में हर जगह कन्वीनियंस स्टोर्स हैं, लेकिन वहाँ चिप्स और कोल्ड ड्रिंक्स के साथ साथ रेडी टू ईट राइस बॉल्स, सैलेड्स और भी हेल्दी चीज़ें सब नॉर्मल चीज़ हैं। वहाँ हेल्दी ऑप्शन को कोई स्पेशल ट्रीट नहीं किया जाता। वो नॉर्मली किसी भी किराने की दुकान पर आपको मिल जाएगा। वो सस्ता होता है, वो इजीली मिल भी जाता है। जो चीज़ पास होती है, जो चीज़ इजीली मिल जाती है, वही चीज़ हम खाते हैं। जापान ने लोगों को ज़्यादा डिसिप्लिन बनाने की कोशिश नहीं की, उन्होंने बस हेल्दी फूड को ज़्यादा एक्सेसिबल बना दिया। इसीलिए वहाँ हेल्दी खाना एफर्ट नहीं लगता, वो डिफ़ॉल्ट बन जाता है। हमारे यहाँ देखो, खराब से खराब चीज़ सस्ते दाम में मिल जाती है। समोसा, बर्गर, मैगी, मोमोज, 10 रुपए की कोक भी मिलने लगी है। वहीं हेल्दी प्रॉपर डाइट वाली मील के लिए या तो आपको पैसा खर्च करना ही पड़ेगा या ज़्यादा एफर्ट करना पड़ेगा। और जब भूख ज़्यादा होती है तो दिमाग एफर्ट नहीं, कन्वीनियंस चूज करता है। आपको क्रेविंग से लड़ने की ज़रूरत नहीं है, बस अपने वातावरण को थोड़ा सा रीडिजाइन करो। घर में जो इजीली दिखे, जो इजीली मिले, उसे हेल्दी बना दो। फ्रूट सामने रखो, अनहेल्दी आइटम्स को घर में ही मत रखो। जब चॉइस इजी होती है तो विल पावर की ज़रूरत नहीं पड़ती। नंबर 3, वॉकिंग एज अ लाइफ स्टाइल। जापान में वॉकिंग कोई एक्सरसाइज नहीं होती, वो डेली लाइफ का पार्ट होती है। स्कूल जाना हो, ऑफिस जाना हो या फिर ट्रेन पकड़नी हो, हर जगह चलना ही पड़ता है। वहाँ हमारे इंडिया की तरह छोटे छोटे रास्ते के लिए ई रिक्शा नहीं होते।
आज वॉक करने जाना है ऐसा प्लान नहीं बनाते। उनकी लाइफ ही ऐसी होती है कि चलना ही पड़ता है। सीढ़ियाँ यूज करना, छोटे मोटे कामों के लिए पैदल जाना, यह सब नॉर्मल है और इसका इम्पैक्ट यह होता है कि लोग बिना रियलाइज किए रोज 6 से 8 हजार स्टेप्स चल लेते हैं। आपका वेट लॉस ट्रेडमिल पर भागने से नहीं होगा, बल्कि चलने से होगा। यानी वो कैलोरीज जो जिम में घंटों एक्सरसाइज करने से कम नहीं होंगी, वो बाहर नॉर्मल चलने फिरने से बर्न होती हैं। आपको ट्रेडमिल पर भागना या 10 हजार स्टेप्स का टारगेट नहीं चाहिए। बस इतना ध्यान रखो, जहाँ चल सकते हो वहाँ चलो। लिफ्ट के बदले सीढ़ियाँ यूज करो, फोन पे बात करते हुए चलो और शॉर्ट डिस्टेंस के लिए पैदल ही जाओ। मूवमेंट को हैबिट बनाओ, वर्कआउट नहीं। नंबर 4, हरा चाबीचो। एक और इम्पॉर्टेंट चीज है, वेट कम रखना है तो खाना भी कम पड़ेगा। जापान में लोग कम नहीं खाते हैं, वो बस एक चीज जानते हैं कि कब रुकना है। हरा चाबीचो एक पुराना जापानीज प्रिंसिपल है। इसका मतलब होता है जब पेट लगभग 80% भर जाए तब खाना बंद कर दो। यह रूल डाइटिंग के लिए नहीं बना, यह डाइजेशन और लॉन्ग लाइफ के लिए बना है। हमारे यहाँ प्रॉब्लम यह होती है कि प्लेट खाली करना डिसिप्लिन माना जाता है। शादी हो, फंक्शन हो या घर का खाना, थोड़ा और ले लो, कल्चर नॉर्मल है। जापान में थोड़ा और नहीं, बस काफी है, नॉर्मल है। साइंस कहती है कि ब्रेन को आई एम फुल का सिग्नल आने में लगभग 15 से 20 मिनट लगते हैं। जब हम तेज खाते हैं या प्लेट खत्म करने के चक्कर में रहते हैं तो हम जरूरत से ज्यादा खा लेते हैं। सबसे पहले तो थाली में ही कम लो और जब लगे कि पेट भर गया है उसके बाद 3-4 और बाइट्स मत लो, बल्कि वहीं पे स्टॉप हो जाओ। नंबर 5, जापान में लोग कम इसलिए भी खाते हैं क्योंकि उनके पेट का स्ट्रक्चर थोड़ा अलग होता है। एक बड़ी प्लेट भर के खाने के बजाय वह छोटी छोटी चीजें मिलाकर खाते हैं। ह्यूमन ब्रेन क्वांटिटी से पहले वैरायटी से संतुष्ट होता है। जब आप एक ही चीज ज्यादा खाते हो तो पेट भरने के लिए माइंड सेटिस्फाई फील नहीं करता। पर जब आपकी प्लेट में वैरायटी होती है, ब्रेन को लगता है कि काफी मिल गया। इसीलिए छोटे पोर्शंस होने के बावजूद ओवर ईटिंग नहीं होती। स्टडी कहती है कि छोटी प्लेट्स और मल्टीपल बाउल्स नेचुरली कैलोरी इनटेक को कम कर देते हैं। आप एक ही बड़ी प्लेट के बजाय 2-3 छोटी कटोरियां यूज कीजिए। राइस, सब्जी, दाल अलग रखो, क्वांटिटी अपने आप कंट्रोल में आ जाएगी। नंबर 6, फर्मेंटेड फूड्स। पर खाने का स्ट्रक्चर सही होने के बाद भी एक चीज होती है जो डाइजेशन और वेट दोनों को इम्पैक्ट करती है। वही है हैबिट नंबर 6। जापान में वेट सिर्फ कैलोरी से कंट्रोल नहीं होता, डाइजेशन कैसे होता है यह उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसीलिए जापानीज डाइट में फर्मेंटेड फूड्स नेचुरली इंक्लूडेड होते हैं। वहाँ किमची बहुत फेमस होता है। मिसो, नेटो, सब्जियों का अचार, फर्मेंटेड सोया, यह सब उनकी डाइट का पार्ट है। हमारे पेट में ट्रिलियन से ज़्यादा बैक्टीरिया रहते हैं। यही बैक्टीरिया डिसाइड करते हैं कि कितनी एनर्जी लेनी है और कितनी फैट स्टोर करनी है। जब गट हेल्दी होता है तो डाइजेशन भी स्मूथ होता है, ब्लोटिंग भी कम होती है और क्रेविंग्स भी कंट्रोल में रहती है। पर जब गट ही खराब होता है तो बॉडी ज़्यादा एनर्जी स्टोर करने लगती है और वहीं स्टोर्ड एनर्जी बन जाती है फैट। स्टडीज दिखाती हैं कि फर्मेंटेड फूड्स गट बैक्टीरिया को इम्प्रूव करते हैं। अच्छी बात यह है कि इंडिया इसमें जापान से पीछे नहीं है। दही, छाछ, इडली, डोसा, कांजी, अचार, जलेबी, ये सब फर्मेंटेड ही होते हैं। बस प्रॉब्लम यह है कि हम इन्हें कभी कभी खाते हैं, रूटीन का हिस्सा नहीं बनाते। रॉकेट साइंस ढूंढने की जरूरत नहीं है। बस एक फर्मेंटेड आइटम रोज की डाइट में ऐड करो, जैसे कि दही, छाछ या फिर घर का अचार। थोड़ी सी क्वांटिटी भी काफी होती है और वेट कंट्रोल नेचुरली बेटर हो जाता है। नंबर 7, शुगर अवेयरनेस। पर डाइजेशन सही होने के बाद भी एक चीज वेट गेन क्वालिटी बढ़ा देती है बिना हमारे रियलाइज हुए, और वो है शुगर। जापान में शुगर बैन नहीं है, बस उसका यूज अलग तरीके से होता है। वहाँ शुगर एक डेली हैबिट नहीं है, एक ओकेशनल ट्रीट होती है। सॉफ्ट ड्रिंक्स छोटी छोटी बोतलों में मिलती है। डेजर्ट्स, मिठाइयाँ छोटे छोटे पोर्शंस में होते हैं और मीठा हर दिन खाना नॉर्मल नहीं माना जाता। जापान में लोग शुगर कम इसलिए नहीं खाते हैं क्योंकि उन्हें पसंद नहीं, वो कम खाते हैं क्योंकि क्वांटिटी नेचुरली लिमिटेड होती है।
छोटा ग्लास, छोटी मिठाई। हमारे यहाँ प्रॉब्लम शुगर से ज़्यादा शुगर की नॉर्मलाइजेशन से है। चाय में शुगर, खाने के बाद कोल्ड ड्रिंक्स, रूटीन, एक ना एक मिठाई हर इंडियन फ्रिज में मिल ही जाएगी। क्योंकि यह सब डेली हो जाता है, टेस्ट बड्स को शुगर की आदत हो जाती है। स्टडीज दिखाती हैं कि जब हम शुगर कम खाते हैं तो टेस्ट बड्स ज़्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं। यानी जो चीज़ पहले नॉर्मल लगती थी, वही चीज़ धीरे धीरे 40% ज़्यादा मीठी लगने लगती है। इससे क्रेविंग्स अपने आप कम होती है। आपको शुगर पूरी तरीके से छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, बस उसे रूटीन से हटाकर ट्रीट बना दो। रोज कोल्ड ड्रिंक्स या स्वीट कॉफ़ी की जगह ग्रीन टी या लेमन वाटर ट्राई करो। स्टार्टिंग में शिफ्ट करने में थोड़ी दिक्कत होगी। मीठा खाने का मन करे तो खजूर या फिर मीठे फल खा लीजिए। और अगर चाय पीनी है तो चाय चीनी की जगह गुड़ वाली चाय ट्राई करो। टेस्ट भी मिलेगा और शुगर भी ओवरलोड नहीं होगी। नंबर 8, स्लो एंड माइंडफुल ईटिंग। जापान में लोग क्या खाते हैं यह इम्पोर्टेंट नहीं होता, कैसे खाते हैं यह ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। जापान में खाना जल्दी निपटा देने वाली चीज़ नहीं होती। खाना एक रिदम होता है। लोग बैठ के खाते हैं, फ़ोन साइड में रख देते हैं, हर बाइट को टेस्ट करते हुए खाते हैं। इसीलिए जापान में चॉपस्टिक्स का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे खाने की स्पीड नेचुरली स्लो हो जाती है। हमारे यहाँ अक्सर खाना फ़ोन देखते हुए, टीवी चालू रख के, तारक मेहता देखते हुए या जल्दी जल्दी खाया जाता है। आपको पूरी लाइफ माइंडफुल बनने की ज़रूरत नहीं है, बस एक छोटी सी आदत ऐड कर लो। हर बाइट के बाद अपने हाथ को या चम्मच को 1 सेकंड के लिए पेट पर रखो और फोन को खाने के वक्त टेबल से दूर रखो। बस इतना ही काफ़ी है, स्पीड ऑटोमेटिकली स्लो हो जाती है। नंबर 9, लो स्ट्रेस रिलेशनशिप विद फूड। पर आपको पता है कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो आपका वेट कभी कम नहीं होने देती है, वो है हैबिट नंबर 9। जापान में वेट सिर्फ खाने से कंट्रोल नहीं होता, स्ट्रेस से भी कंट्रोल होता है। हम अक्सर भूख में नहीं, स्ट्रेस में खाते हैं। थकान हो, टेंशन हो, मूड खराब हो तो खाना कंफर्ट बन जाता है। स्ट्रेस के टाइम बॉडी कॉर्टिसोल नाम का हार्मोन रिलीज करती है और कॉर्टिसोल बॉडी को सिग्नल देता है कि फैट स्टोर करो, स्पेशली पेट के आसपास। इसलिए ज़्यादा स्ट्रेस में रहने वाले लोग कम खाना खाने के बाद भी ज़्यादा वेट गेन कर लेते हैं। जापान में फूड को इमोशन से ज़्यादा रूटीन माना जाता है। खाने का मतलब रिलीफ नहीं, नरिशमेंट होता है। आपको इमोशन सप्रेस करने की ज़रूरत नहीं है। बस एक चीज़ नोटिस करो, क्या आप भूख में खा रहे हो या स्ट्रेस में। अगर स्ट्रेस है तो पहले 5 मिनट रुक जाओ, एक गिलास पानी पियो, थोड़ी वॉक करो, थोड़ी डीप ब्रीदिंग करो। उसके बाद देखो अभी भी भूख लगी है क्या। तो जापान की कोई सीक्रेट डाइट नहीं है, एक रिलेशनशिप है फूड और बॉडी के साथ, जिसे वो बहुत अच्छे से मेंटेन करना जानते हैं। जब आप बॉडी से लड़ना बंद कर देते हैं तो वेट अपने आप कंट्रोल में आ जाता है। जापान की इनमें से कौन सी टिप्स सबसे ज़्यादा अच्छी लगी, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। प्रणाम।